Good evening, students. Today, I'll be discussing the concept of mass society, its meaning, features, and critique. I have already sent you some material on the concept of mass society, but unfortunately, the most of the material was in English. Therefore, I have decided that in today's lecture, though the PPT is prepared in English, but I'll be delivering the lecture in Hindi. I believe that will be of some help for the students who do write in हिंदी. तो आज के लेक्चर में हम जन समाज की अवधारणा, उसके अर्थ, उसकी विशेषता और उसकी आलोचना पर चर्चा करेंगे. आज के व्याख्यान का उद्देश्य है जन समाज की अवधारणा की उत्पत्ति को समझना, जन समाज के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझना, साथ ही साथ जन समाज पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करना, क्योंकि जन समाज की चर्चा करते वक्त हमें विद्वानों के दो समूह दिखते हैं. एक तो वे जो जन समाज को नकारात्मक रूप में देखते हैं और वे मानते हैं कि जन समाज एक ऐसा समाज है जो सामुदायिक जीवन के पतन से उत्पन्न हुआ है और ये एक बिखरे हुए जीवन और एक अकेले व्यक्ति को जन्म देता है, जहाँ व्यक्ति एक प्रकार की अकेलेपन से जूझता है, जिसे रीजमैन ने लोनली क्राउड की संज्ञा दी. और वहीं पर विद्वानों का एक दूसरा समूह ऐसा भी है जो जन समाज को एक समावेशी और समतामूलक समाज मानता है. हम अपने व्याख्यान के दौरान इन दोनों ही प्रकार के चिंतकों के विचारों पर चर्चा करेंगे. साथ ही साथ आज के व्याख्यान में हम जन समाज में राजनीति की प्रकृति कैसी होती है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे. और सबसे अंत में हम जन समाज की आलोचना पर चर्चा करेंगे. जहाँ तक जन समाज की अवधारणा की उत्पत्ति का प्रश्न है, यह अवधारणा लगभग 19वीं सदी, जब औद्योगिकरण का युग शुरू होता है और फ्रांसीसी क्रांति के बाद का समाज विकसित होता है, 19वीं सदी के इर्द गिर्द विकसित होती है क्रमशः. जन समाज की अवधारणा को सामान्यतः विद्वानों द्वारा आधुनिक समाज, जहाँ पर परंपरागत संबंध तथा प्राथमिक समूह धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और उनका स्थान एक अत्यधिक सशक्त राज्य और नौकरशाही की संरचना द्वारा लिया जाता है, ऐसे समाज को इंगित करने के लिए कुछ अर्थों में एक अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है. फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक जैसे बर्क, एक्टन, टॉकेविल, उनका मानना रहा कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता का मार्ग नहीं खोला, बल्कि इसके ठीक विपरीत सामूहिक निरंकुशता का पथ प्रशस्त किया है. क्योंकि उनका तर्क है कि ये नए प्रकार का समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को अतिशीघ्र समानता के नाम पर कुर्बान कर देगा. अर्थात इस नए समाज में समानता का विमर्श इतना प्रखर होगा कि व्यक्ति की विशिष्टता, व्यक्ति की स्वायत्तता के लिए कोई स्थान नहीं होगा. इस संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य समाजशास्त्रियों के द्वारा किए गए. ये कार्य मूलतः 19वीं सदी
के समाज पर किए गए कार्य हैं। इन कार्यों में जन समाज की अवधारणा का उल्लेख तो नहीं मिलता, किंतु ये कार्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आगे चलकर जन समाज की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें टॉनीस का कॉन्सेप्ट है की अवधारणा है, जिसमें उसने दो प्रकार के समाजों में, जिसको वो जेमियनशफ्ट और जेसेलशफ्ट कहता है, के बीच भेद करता है। जहाँ जेमियनशफ्ट एक पारंपरिक समाज, जहाँ सामुदायिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों के बीच का संबंध निकटता का है, उनके बीच व्यक्तिगत संबंध हैं और प्राथमिक समूह सशक्त हैं। वही दूसरी ओर जेसेलशफ्ट आधुनिक समाज का मॉडल है, जहाँ व्यक्तियों के बीच के संबंध यांत्रिक हैं और उनका सामुदायिक जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य डर्कहाइम का है, जहाँ वो व्यतिक्रम या कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी की बात करता है। लीबॉन का भीड़ मनोविज्ञान का पर किया गया कार्य और मैक्स वेबर द्वारा आधुनिक समाज के निर्माण में तर्कवाद की प्रक्रिया और नौकरशाही की भूमिका पर किया गया कार्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्होंने आगे चलकर जन समाज की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि विलियम कॉनहाउजर लिखते हैं कि उपरोक्त समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को जो बात प्रासंगिक बनाती है वह यह कि इन सिद्धांतों ने आधुनिकीकरण के प्रतिफल में होने वाले आणविकीकरण और सामाजिक संगठनों के निर्व्यक्तीकरण का विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब हम जन समाज को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। जन समाज की परिभाषा को समझने के लिए आवश्यक है कि हम जन की अवधारणा को समझें। वास्तव में जन की अवधारणा का कोई एक सुनिश्चित अर्थ बताना कठिन है, क्योंकि जन शब्द का प्रयोग सामान्यतः भीड़, बहुमत, अशिक्षित, गरीब, श्रमिक, गैर अभिजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। हैना आरेंट ने जन शब्द को परिभाषित करने के क्रम में यह कहा है कि जन सामान्यतः समान हित की चेतना के द्वारा संघ में जुड़े हुए नहीं होते। जन में स्पष्ट वर्ग हित का अभाव होता है। जन शब्द का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हम व्यक्तियों के ऐसे समूह को इंगित करना चाहते हैं जिन्हें सामूहिक हित के आधार पर किसी संगठन में समाहित नहीं किया जा सकता। अर्थात मूलतः हम ये कह सकते हैं कि जन का अर्थ है लोगों का एक ऐसा झुंड जिनकी न तो कोई सामूहिक चेतना होती है, न सामूहिक पहचान होती है। वो बहुत बड़ा समूह होता है, पर उस समूह के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग होता है। इसी क्रम में सेल्ज़निक ने जन को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि जन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जहाँ व्यक्ति या समूह की विशिष्टता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसी क्रम में निस्बत जन को समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के आणवीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जन व्यक्तियों का एक ऐसा झुंड है जो
असुरक्षित हैं और सामान्य रूप से जहाँ अकेलापन है। वास्तव में जन या मास का तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे संग्रह से है जो एक साथ होते हुए भी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि एक समाज में होते हुए भी सब अलग अलग हैं और अकेले हैं। किसी मानव समूह को वास्तविक अर्थों में समाज की संज्ञा तब दी जा सकती है जब उसके सदस्य आपस में एक दूसरे से बंधे रहें, उनकी विशिष्ट सामाजिक भूमिकाएं, अधिकार, कर्तव्य हों और वे भूमिकाएं अंतर संबंधित हों। प्रत्येक भूमिका और उसे संपादित करने वाले की भी एक विशिष्ट पहचान होती है। उनके इस सामाजिक जीवन को नियंत्रित या व्यवस्थित करने के लिए कुछ सामाजिक सांस्कृतिक तौर तरीके होते हैं जो एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण प्रदान करके सामाजिक जीवन को मर्यादित करते हैं। किंतु इसके विपरीत जब हम जन समाज के अंतर्गत जन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह एक ऐसे व्यक्ति समूह की ओर संकेत करता है जो उस समूह के अन्य सदस्यों से निकटता से बंधा हुआ अनुभव न करता हो, न वह अपने को या अन्य सदस्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक भूमिकाओं में रखकर देखता है, बल्कि वह सभी से समान व्यवहार करता है और उसके आपसी संबंध अधिकतर यांत्रिक और औपचारिक होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम जन की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत कर सकते हैं या उन विशेषताओं को समझ सकते हैं कि जन की क्या विशेषताएं हैं। पहला, अलगाव। दूसरा, निर्लिप्तता। तीसरा, विभेद का न होना। चौथा, एकरूपता, अकेलापन और औसत दर्जे की योग्यता। अब हम जन समाज को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जन समाज की परिभाषा को लेकर विद्वानों के मत में भेद है, किंतु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि एक ऐसा समाज जिसकी मूलभूत विशेषता तार्किकता, अव्यक्तिगत संबंध, व्यवसाय की विशिष्टता, बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद व्यक्तियों का अकेलापन, व्यक्तियों में संबंधों की अंतरंगता का अभाव और फलतः सुरक्षा की भावना का अभाव, जहाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम जन समाज कह सकते हैं। जन समाज की अवधारणा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं: जन संस्कृति, जन उत्पादन और जन संचार। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जन समाज में प्राथमिक व माध्यमिक समूहों का महत्व और अस्तित्व कम होता जाता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान, क्षेत्र, कुल, नातेदारी आदि के प्रति पहले जैसा लगाव नहीं रखता और उनकी उपस्थिति के कारण इनके द्वारा स्थापित जो सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण प्राथमिक समाजों में दिखाई देते थे या परंपरागत समाजों में दिखाई देते थे, वे अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। जन समाज का जो मुख्य लक्षण है वो संबंधों की घनिष्ठता में कमी और गैर व्यक्तिगत संबंधों या गैर निकट संबंधों वाली स्थितियों का विस्तार है। जन समाज को परिभाषित करते हुए जे.आर. गसफेल्ड लिखता है कि जन समाज की अवधारणा में एक मूल तत्व है जो यह निर्देशित करता है कि जन समाज में धीरे धीरे प्राथमिक तथा स्थानीय समूह और संगठन कमजोर होते जाते हैं। व्यक्तियों के बीच निकट संबंध कमजोर हो जाते हैं या टूटते जाते हैं और फलतः यह समाज बहुत सजातीय एक रूपक हो जाता है और इसी अर्थ में जन समाज के सिद्धांतकार यह मानते हैं कि जन समाज में
परंपरागत समाज को समझने वाली श्रेणियाँ अर्थात परिवार, वर्ग, समुदाय, प्रजातीय पहचानें ये कमज़ोर होती जाती हैं। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर यदि देखें तो हम पाएंगे कि जन समाज की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वह हैं कि ऐसे समाजों में धीरे धीरे प्राथमिक समूह और समुदाय और उनसे बनने वाले निकटस्थ संबंध कमज़ोर होते जाते हैं, जिन्हें कतिपय विद्वानों ने समुदाय के पतन के रूप में देखा है। जब ये निकट संबंध वाले समुदाय कमज़ोर होते हैं, वे समूह कमज़ोर होते हैं, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर करता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि राज्य शक्तिशाली होता जाता है, जीवन के हर क्षेत्र पे, समाज के हर क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। अर्थात ऐसे समाज में परंपरागत समूहों के कमज़ोर होने के साथ ही साथ एक बात और होती है कि परंपरागत समाज के जो पदानुक्रम थे, जहाँ लोगों के बीच का संबंध पदानुक्रम पर आधारित था या जिसे हम हायरार्की कहते हैं, हायरार्की पर आधारित था, वो हायरार्की भी समाप्त हो जाती है। यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समान होता जाता है। राज्य को चूँकि पूरे समाज के सभी कार्यों को संचालित करना है, तो उसके लिए उसके पास एक नौकरशाही का बहुत शक्तिशाली ढांचा खड़ा होता है। इसी क्रम में एक ओर तो प्राथमिक समूह कमज़ोर होते हैं और दूसरी ओर धीरे धीरे जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं या जो मध्यस्थ समूह हैं, उनकी प्रभावशीलता भी कम होती जाती है। ऐसे समाजों में व्यापक स्तर पर निर्वैयक्तिक या अवैयक्तिक संगठन जैसे ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, मास पॉलिटिकल पार्टीज स्थापित होते हैं। इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? इसमें व्यक्तियों के बीच का संबंध बहुत अधिक व्यावसायिक और यांत्रिक होता है। वो निकटता जो प्राथमिक समूहों में थी, वैसी निकटता इन समूहों में नहीं होती। इसका मतलब व्यक्ति उनके सदस्य होने के बावजूद उस ढांचे में एक इकाई के रूप में एक दूसरे से बहुत दूर होता है। ऐसे समाज में जहाँ प्राथमिक समूहों और व्यक्तिगत संबंधों की निकटता धीरे धीरे कम होती जाती है, तो व्यक्तियों में एक प्रकार का अलगाव और एक प्रकार के नैतिक शून्य का जन्म होता है। ऐसे समाज में समृद्ध संस्कृति का स्थान जन संस्कृति लेती है। जन संस्कृति का अर्थ एक सामान्य संस्कृति जो सभी के लिए है, जहाँ विशिष्ट रुचियों के लिए कोई स्थान नहीं है। और इस जन संस्कृति का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जन संचार के माध्यमों की होती है। तो इस समाज में हम ये कह सकते हैं कि जन संचार के माध्यम केंद्रीय भूमिका में आ जाते हैं और व्यक्तियों के मूल्य, उनका विचार, उनके दृष्टिकोण का निर्माण जहाँ परंपरागत समाजों में प्राथमिक समूहों के माध्यम से किया जा रहा था, उनकी मूल्य व्यवस्था का निर्माण प्राथमिक समूहों के द्वारा किया जा रहा था, उस सब का काम अब जन संचार के साधनों के द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक है, यहाँ पर विशिष्टता और विविधता के लिए स्थान कम होता जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के जन समाज की उत्पत्ति का कारण क्या है, या फिर दूसरी ओर हम कहें तो समुदाय या सामुदायिक जीवन के पतन का कारण क्या था। मूलतः इसका कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण को माना जाता है। जैसा कि कॉनहॉजर लिखता है कि नगर उस प्रकार के सामुदायिक जीवन का निर्माण नहीं कर सकते जो प्रारंभ में ग्रामीण समुदायों के द्वारा किया गया।
नगर में रहने वाला व्यक्ति सामुदायिक जीवन के निकटता के बजाय एक प्रकार का सामाजिक अलगाव और व्यक्तिगत बेनामिता का अनुभव करता है, क्योंकि संबंधों में एक प्रकार की यांत्रिकता होती है। जन समाज की उत्पत्ति या उद्भव का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण समाज की विभिन्न संस्थाओं का नौकरशाहीकरण भी माना जाता है। साथ ही साथ विज्ञान का विकास, जन लोकतंत्र का विकास और संचार क्रांति, ये वो मूलभूत कारण माने जाते हैं जिन्होंने प्रारंभिक समाजों या परंपरागत समाजों को आधुनिक और जिसे जन समाज के सिद्धांतकार जन समाज कहते हैं उसमें रूपांतरित किया। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रकार के जन समाज में राजनीति की प्रकृति क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि परंपरागत समाजों में शासक और शासित के बीच जो निकट संबंध थे, जिसको हम पिता पुत्र का संबंध कहते थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शासक और शासित के बीच दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने का अर्थ क्या है? राज्य का प्रवेश समाज के हर क्षेत्र में होता है, किंतु राज्य नौकरशाही के ढांचे के माध्यम से समाज में प्रवेश करता है और ये ढांचा निर्व्यक्तिक या अव्यक्तिक होता है। तो इसलिए शासक और शासित के बीच की दूरी बढ़ती है। धीरे धीरे राजनीति जन राजनीति के रूप में बदलने लगती है, अर्थात जन राजनीति में जनता को खुश रखने के जितने तरीके होते हैं, राजनीति में उन तरीकों का महत्व बढ़ता जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि इन समाजों में राजनीति में जनसंचार के साधनों की भूमिका बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जनमत का निर्माण जनसंचार के साधनों के द्वारा किया जाता है। शासन के प्रति लगाव या विलगाव के निर्माण में जनसंचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शासन की नीतियों को देखने की दृष्टि के निर्माण में जनसंचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ जन समाज में राजनीति में समतावाद का निर्माण भी होता है, इसलिए क्योंकि अब इन समाजों में व्यक्ति की पहचान राज्य के सदस्य के रूप में है और परंपरागत समाजों में जो पदानुक्रम के आधार पर व्यक्तियों की पहचान थी, जिसके आधार पर उनका संबंध उच्चता और अधीनता का था, उसके बजाय अब वे सब एक पायदान पे खड़े होते हैं। चाहे वो मतदाता के रूप में हो, चाहे वो उपभोक्ता के रूप में हो, चाहे वो दर्शक के रूप में हो, उन सब की भूमिका एक बराबर होती है। तो इस अर्थ में जन समाज की राजनीति में समतामूलक प्रवृत्ति भी आ जाती है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सत्ता की प्रकृति लोकप्रियवादी बन जाती है, अर्थात सत्ता की प्रवृत्ति जन को प्रसन्न करने की होती है। इस तथ्य की व्याख्या करते हुए कॉनहॉजर लिखता है कि जन समाज के सभी सदस्य मतदाता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में या दर्शक के रूप में समान महत्व रखते हैं। अतः इस प्रकार के समाज में संख्यागत श्रेष्ठता ही सफलता का आधार है। राजनीतिक क्षेत्र में इसका अर्थ है मतदाताओं की संख्या, आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ है उपभोक्ताओं की संख्या और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका अर्थ है दर्शकों की संख्या।
अर्थात हम किस प्रकार के राजनीतिक एजेंडा का निर्माण करेंगे जिसके पक्ष में अधिक से अधिक मतदाता हो। हम किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करेंगे जिसके पक्ष में अधिक से अधिक उपभोक्ता हो। और हम किस प्रकार के सांस्कृतिक उत्पादन में रुचि लेंगे जिसके पक्ष में अधिक से अधिक दर्शक हो। राजनीतिक एजेंडा उत्पाद या सांस्कृतिक उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करने का और कोई मूल्यात्मक मानदंड नहीं होगा, बल्कि यही लोकप्रियतावादी मानदंड होगा। इस अर्थ में यह कहा जाता है कि जन समाज में राजनीति की प्रकृति लोकप्रियता मूलक होती है। अब जन समाज की आलोचना करने वाले विद्वानों को हम अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। हम प्रारंभ करेंगे रूढ़िवादी आलोचक या अभिजात्यवादी आलोचकों से, जैसे कि जेओ गैसेट, जिसने जन समाज को समृद्ध संस्कृति और अभिजन के लिए एक खतरे के रूप में देखा है। उसका मानना है कि जन समाज समृद्ध संस्कृति का विनाश करता है और उसके ऊपर एक जन संस्कृति आरोपित करता है, जहाँ पर रुचियों में एक प्रकार की एकरूपता होती है और इसलिए विशिष्टता, विशेष गुणों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो इस अर्थ में जो अभिजात्यवादी आलोचक हैं वो जन समाज को इसलिए अनुचित मानते हैं क्योंकि इसमें अभिजात्यवादी नियंत्रण और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। पर दूसरी ओर लोकतांत्रिक चिंतकों ने भी जन समाज को लेकर संशय व्यक्त किया है, क्योंकि यदि जन समाज आम जन को केंद्र में रखता है तो निसंदेह लोकतांत्रिक चिंतकों को जन समाज को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। पर लोकतांत्रिक चिंतकों ने अपना जो संशय व्यक्त किया है जन समाज के लिए, उनका तर्क यह है कि जन समाज मध्यस्थ समूहों को कमज़ोर कर देता है और उसको कमज़ोर करके व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि एक ओर भीड़ में अकेला खड़ा व्यक्ति है और दूसरी ओर अत्यधिक शक्तिशाली राज्य। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा संभव नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के लोकतांत्रिक चिंतकों या सिद्धांतकारों का मानना है कि यदि जन समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है तो हमें अधिक से अधिक मध्यस्थ समूहों को विकसित करना होगा। अन्यथा स्थिति ये होगी कि प्राथमिक समूह कमज़ोर हो चुके हैं, मध्यस्थ समूह का उतने प्रभावशील है नहीं, तो स्वाभाविक है व्यक्ति के पूरे जीवन पर जो नियंत्रण होगा वो दूरस्थ राज्य और नौकरशाही का होगा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन आलोचकों के विपरीत ऐसे सिद्धांतकार भी हैं जिन्होंने जन समाज को सकारात्मक दृष्टि से देखा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम गैब्रियल फ्रॉइड का है, जो एक फ्रेंच समाजशास्त्री है। उसका मानना है कि जन समाज की प्रवृत्ति समावेशी होती है, क्योंकि जन समाज विभिन्न पृष्ठभूमियों से, विभिन्न व्यवसायों से और विभिन्न वर्गों से व्यक्तियों को एक साथ लाकर खड़ा करता है, जिनके बीच में उच्चता और अधीनता का संबंध नहीं है। इस समाज में परंपरागत पदानुक्रम के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात यह समाज समतामूलक है। ऐसा ही विचार एडवर्ड शिल्स ने भी अभिव्यक्त किया है, जो लिखता है कि जन समाज का स्पष्ट अर्थ यह है कि एक ऐसा समाज जहां जनसंख्या का संपूर्ण भाग समाहित हो गया है और जहां कोई भी बाहरी नहीं है, अर्थात ये सबका समाज है
और यदि ये सबका समाज है तो यह समावेशी है और समतामूलक है। हालांकि 20वीं सदी के अंत आते आते जन समाज की इस अवधारणा की आलोचना विद्वानों द्वारा की जाने लगी। अभी तक हमने देखा विद्वानों का एक समूह मानता है आधुनिक समाज जन समाज है, पर यह परंपरागत समाज को पतन की ओर ले जाता है, व्यक्ति को अकेला खड़ा करता है, व्यक्ति को झुंड का भाग बना देता है, समृद्ध संस्कृति का विनाश करता है, नैतिक मानदंडों का हनन करता है, व्यक्ति में एक बेनामिता का तत्व लाता है, कहीं न कहीं व्यक्ति को में निराशा का जन्म देता है और शक्तिशाली राज्य के अधीन उसे करता है। इसलिए जन समाज नकारात्मक है। दूसरी ओर हमने देखा कि विद्वानों का एक समूह जो मानता है कि जन समाज व्यक्तियों को अकेला नहीं खड़ा करता, उनको एक साथ लाकर खड़ा करता है और इसलिए उनको समानता के साम्राज्य में प्रवेश कराता है। विद्वानों का एक समूह कहता है वो उससे स्वतंत्रता छीनता है और दूसरा समूह कहता है वो उसे समानता के साम्राज्य में प्रवेश कराता है। किंतु 20वीं सदी के अंत तक आते आते ये समझ में आया कि जन समाज के जो सिद्धांतकार हैं उन्होंने जो कल्पना की कि आधुनिक समाज एक जन समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ एक ओर बिल्कुल एक रूप जन होगा, जहाँ अभिजन समाप्त हो जाएगा या अभिजन केवल लोकप्रियता मूलक हो जाएगा या प्राथमिक समूह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, मध्यस्थ समूह प्रभावहीन हो जाएंगे। 20वीं सदी के अंत तक आते आते विद्वानों ने माना कि इसमें से जितनी भी भविष्यवाणियाँ जन समाज के सिद्धांतकारों ने की है वो उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि जब हम वर्तमान समाज पर ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसा जन समाज के सिद्धांतकारों ने दावा किया था कि आधुनिक समाज में व्यक्ति निर्मूल हो जाएगा, जड़ों से उखड़ा हुआ हो जाएगा, अकेली भीड़ हो जाएगा, ये दावे तर्कहीन हैं, क्योंकि हम ये पाते हैं कि आज भी समाज में मध्यस्थ समूह सशक्त हैं और व्यक्ति उस प्रकार के पार्थक्य या अलगाव से नहीं जूझ रहा है जिसका दावा जन समाज सिद्धांतकार करते हैं। उसी प्रकार रॉबर्ट डाहल जैसे बहुलवादियों का यह मानना है कि जन समाज सिद्धांतकार का यह दावा कि जन समाज में पूर्ण रूप से या आधुनिक समाज में पूर्ण रूप से एक रूपता होगी वह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि डाहल का तर्क है कि आधुनिक समाज में न तो हमें वह एकाश्म जन दिखता है और न ही एक संगठित एकमात्र अभिजन का समूह दिखता है, बल्कि वास्तव में हमें एक ऐसा राजनीतिक स्पेस दिखता है जहाँ पर विभिन्न समूह अपने विभिन्न हितों को रखते हैं और उनके हस्तक्षेप के माध्यम से इस राजनीतिक स्पेस का निर्माण होता है। अर्थात व्यक्ति भीड़ के रूप में, जहाँ व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में अकेली भीड़ के रूप में खड़ा हो और अलगाव से जूझ रहा हो, ऐसी स्थितियों को 20वीं सदी के अंत तक आते आते यह मानने जाने लगा कि ये अवश्य हुआ कि जो परंपरागत समूह थे वो आधुनिक समाज में कमज़ोर हो गए, पर उनका विनाश नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुए, उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में नया कलेवर ले लिया। मध्यस्थ समूह बढ़े घटे नहीं और ये सब मिलकर कहीं न कहीं राज्य को नियंत्रित करने का काम करते रहे और व्यक्ति में जिस अकेलेपन की कल्पना की जा रही थी वो अकेलापन भी, उस अकेलेपन की कमी को एक या दूसरे समूह ने भरने की कोशिश की। तो जन समाज सिद्धांतकारों की जो दावे थे उसे 20वीं सदी के अंत तक आते आते निराधार माना जाने लगा। तो इस प्रकार आज हमने जन समाज की अवधारणा,
जन की अवधारणा, जन समाज की विशेषताएं, जन समाज की उत्पत्ति, उसकी आलोचना पर चर्चा की। इसके आगे आप जो सामग्री आपको भेजी गई है, आप उसके आधार पर अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप वो प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, जिस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।